क्या एक बेबस और लाचार बाप अपनी ही फूल सी बच्ची की जान ले सकता है? यह कहानी है एक ऐसे गरीब मजदूर की जिस पर अपनी ही मासूम बेटी के कत्ल का इल्जाम था। अदालत में वह खामोश रहा और एक सख्त महिला जज ने उसे सरेआम पूरे शहर के सामने भीख मांगने की ऐसी भयानक सजा दी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लेकिन फैसले वाले दिन उस फटेहाल मजदूर का एक ऐसा भयानक सच दुनिया के सामने आया कि खुद जज ने अपनी कुर्सी से उतरकर उसे सैल्यूट ठोक दिया। आखिर उस गरीब बाप के फटे कपड़ों के पीछे कौन सा राज दफन था जिसने पूरे शहर को रुला दिया? अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। मैं हूं पीटी साहब। शहर के बीचों बीच बनी वह पुरानी और विशाल अदालत हमेशा की तरह खचाखच भरी हुई थी। बाहर आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अदालत के अंदर का माहौल बाहर के मौसम से भी ज्यादा भारी और घुटन भरा था। आज कमरा नंबर 3 में वह मुकदमा सुनाया जाने वाला था जिसने पिछले कुछ दिनों से पूरे शहर की रूह कंपा दी थी। यह कमरा शहर की सबसे सख्त और निडर जज देविका शर्मा का था। देविका शर्मा एक ऐसी जज थी जिनके नाम से ही बड़े बड़े और खूंखार मुजरिम थर थर कांपते थे। अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी कातिल पर तरस नहीं खाया था। उनकी आंखों में एक ऐसी ठंडी चमक होती थी जो सामने वाले के दिल का हर राज खींच लेती थी। आज उनके सामने कटघरे में एक ऐसा आदमी खड़ा था जिससे पूरा शहर पागलों की तरह नफरत कर रहा था। उसका नाम राम सिंह था, एक ऐसा गरीब और लाचार सा दिखने वाला मजदूर जिस पर एक ऐसा खौफनाक इल्जाम था जिसे सुनकर किसी भी इंसान का खून खौल उठे। उस गरीब बाप पर अपनी ही 8 साल की मासूम और इकलौती बेटी मीना का बेरहमी से कत्ल करने का इल्जाम था। पुलिस की भारी भरकम फाइल बता रही थी कि कैसे इस लालची बाप ने चंद पैसों के लालच में आकर अपनी ही फूल सी बच्ची का गला घोंट दिया। सरकारी वकील अपनी पूरी ताकत से चिल्ला चिल्लाकर अदालत को बता रहा था कि यह राम सिंह कोई इंसान नहीं बल्कि एक वहशी जानवर है। वकील के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द के साथ अदालत में बैठे लोगों की आंखों में राम सिंह के लिए नफरत की आग और ज्यादा भड़क रही थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि ऐसे दरिंदे बाप को तो बीच चौराहे पर सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। अदालत के बाहर भी बहुत भीड़ जमा थी और लोग राम सिंह को मौत की सजा देने की मांग कर रहे थे। लेकिन इन सबके बीच राम सिंह एकदम खामोश खड़ा था। उसके कपड़े जगह जगह से तार तार हो चुके थे। उसके चेहरे पर मिट्टी और कई दिनों के जमे हुए खून के गहरे निशान थे। उसके उलझे हुए बाल उसके कारी माथे पर बिखरे थे और उसके हाथों में भारी लोहे की जंजीरें बंधी हुई थी। उसकी आंखों में ना तो मौत का कोई डर था, ना कोई पछतावा और ना ही अपनी सफाई देने की कोई तड़प। उसकी आंखें एकदम सूखी और वीरान थी, जैसे उसके अंदर का इंसान बहुत पहले ही मर चुका हो और अब वहां सिर्फ एक खाली ढांचा बचा हो। वह बस कटघरे की मजबूत लकड़ी को अपने खुरदुरे हाथों से पकड़े हुए नीचे जमीन की तरफ देख रहा था। जज देविका अपनी ऊंची कुर्सी पर एकदम शांत बैठी थी। उनकी तेज और पारखी नजरें लगातार उस फटेहाल मजदूर के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। एक जज होने के नाते उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों कातिल देखे थे। जब कोई भी कातिल अदालत में पकड़ा जाता है तो वह या तो डर से बहुत ज्यादा कांपता है, या पुलिस की मार से रोता है, या फिर झूठी कहानियां बनाकर रहम की भीख मांगता है। लेकिन राम सिंह इन सब से बहुत अलग था। उसके खड़े होने के तरीके में एक अजीब सी मजबूती और अनुशासन था। भूखा प्यासा होने के बावजूद उसकी चौड़ी छाती और उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी थी। जज देविका ने अपना चश्मा उतारा और एक बहुत ही भारी और कड़क आवाज में पूछा, मुजरिम राम सिंह, क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? क्या तुम इस अदालत को बताना चाहते हो कि उस मनहूस रात तुम्हारी फूल सी बच्ची के साथ क्या हुआ था? पूरी अदालत में एकदम से भयानक सन्नाटा छा गया। सब उस जानवर की आवाज सुनना चाहते थे। राम सिंह ने बहुत ही धीरे से अपना सिर उठाया। उसके सूखे और फटे हुए होंठ हल्के से हिले। उसने एक ऐसी गहरी और दर्द से भरी आवाज में जवाब दिया जिसने अदालत की भारी दीवारों को भी अंदर तक झकझोर दिया। उसने कहा, जज साहिबा, मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा पूरा संसार हमेशा के लिए उजड़ चुका है। अब आप मुझे फांसी पर लटका दें या उम्र कैद दे दें, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी जिंदगी बुरी तरह हार चुका हूं।
यह सुनकर सरकारी वकील फिर से अपनी जगह से उछला और चिल्लाया, देखिए जज साहिबा, यह कातिल खुद अपना गुनाह कबूल कर रहा है। इसे आज और अभी कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। लेकिन जज देविका के दिमाग में एक अलग ही तूफान चल रहा था। उन्हें राम सिंह की उन खाली आंखों में एक ऐसा गहरा राज नजर आ रहा था जो पुलिस की मोटी फाइलों में कहीं नहीं था। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक राम सिंह एक शराबी दिहाड़ी मजदूर था जिसने गुस्से और लालच में आकर अपनी बेटी को मार डाला। लेकिन देविका ने उस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से पढ़ी थी। बच्ची के शरीर पर मार पीट के या गला घोंटने के कोई निशान नहीं थे। उस मासूम को किसी बेहद खतरनाक और आधुनिक केमिकल जहर से मारा गया था। एक ऐसा जहर जो किसी आम मजदूर के पास होना नामुमकिन था। इसके अलावा जब पुलिस ने राम सिंह को गिरफ्तार किया था तो वह अपनी बच्ची की लाश के पास बैठकर पागलों की तरह रो नहीं रहा था, बल्कि वह चौकन्ना होकर अपने चारों तरफ ऐसे देख रहा था जैसे किसी बहुत बड़े खतरे का इंतजार कर रहा हो। एक आम शराबी कातिल ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। देविका को अपने लंबे तजुर्बे पर पूरा यकीन था कि यह फटेहाल आदमी कातिल नहीं है, बल्कि यह किसी बहुत बड़ी और खौफनाक बात को छुपाने के लिए अपनी खुद की जान दांव पर लगा रहा है। लेकिन देश का कानून सिर्फ सबूत मांगता है, जज्बात नहीं। देविका जानती थी कि अगर उसने राम सिंह को आज ऐसे ही मौत की सजा सुना दी तो एक बहुत बड़ा सच हमेशा हमेशा के लिए उसी के साथ दफन हो जाएगा। उन्हें किसी भी तरह से इस आदमी के गुरूर और इसकी इस भयानक खामोशी को तोड़ना ही होगा। देविका ने अपना भारी हथौड़ा मेज पर जोर से पटका और एक ऐसा अजीब फैसला सुनाया जिसने पूरी अदालत के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, इस अदालत को अभी इस केस में कुछ और पक्के सबूतों की जरूरत है। पुलिस की जांच पूरी तरह से साफ और मुकम्मल नहीं है, इसलिए मैं इस मुजरिम को 7 दिन की मोहलत देती हूँ। लेकिन इसके साथ मेरी एक बहुत ही कड़ी शर्त है। राम सिंह, अगर तुम सच में एक लाचार और बेगुनाह पिता हो तो तुम्हें अपना यह गुरूर और यह खामोशी तोड़नी होगी। तुम्हें इस शहर के सबसे भीड़-भाड़ वाले इलाके, उसी घंटाघर चौक पर जहां तुम्हारी झोपड़ी है, वहां जाकर पूरे 7 दिन तक सुबह से लेकर रात तक बैठना होगा और भीख मांगनी होगी। तुम वहां एक आम भिखारी की तरह फटे कपड़ों में जमीन पर बैठोगे और तुम्हारे गले में एक तख्ती होगी जिस पर लिखा होगा कि मैं अपनी बेटी का कातिल हूँ। इस दौरान तुम अदालत और पुलिस की कड़ी निगरानी में रहोगे। अगर तुमने वहां से भागने की जरा सी भी कोशिश की या किसी से लड़ाई की या अपने गुरूर में आकर भीख मांगने से मना किया तो 8वें दिन तुम्हें सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। और अगर तुम यह जलालत बिना कुछ कहे सह गए तो यह अदालत तुम्हारे केस पर दोबारा विचार करेगी। यह फैसला सुनते ही अदालत में जैसे भूचाल आ गया। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि एक खतरनाक कातिल को सड़क पर खुला कैसे छोड़ा जा सकता है। वकीलों ने कड़ा विरोध किया, लेकिन जज देविका का फैसला पत्थर की लकीर था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। सब यही सोच रहे थे कि यह जज पागल हो गई है जो एक कातिल बाप से सरेआम भीख मंगवा रही है। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि देविका ने यह खौफनाक शर्त सिर्फ और सिर्फ राम सिंह को तोड़ने के लिए रखी थी। वह देखना चाहती थी कि एक बाप जिसने अभी अभी अपनी इकलौती बच्ची खोई है, क्या वह सरेआम अपनी इतनी भयानक बेइज्जती सह सकता है। जब राम सिंह ने यह अजीब सजा सुनी तो उसके मजबूत शरीर में एक हल्की सी कंपन हुई। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसके फौजी दिमाग में तेजी से कुछ चला। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और जज देविका की तरफ देखकर बहुत ही शांत आवाज में बस इतना कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अगले दिन सुबह होते ही शहर का सबसे भीड़-भाड़ वाला इलाका घंटाघर चौक भारी भीड़ से भरा हुआ था। यहाँ हमेशा लोगों का तांता लगा रहता था। चारों तरफ गाड़ियों का शोर, दुकानों की भीड़ और लोगों की भागदौड़ मची रहती थी। इसी चौक के ठीक बीचों बीच एक पुराने सूखे हुए फव्वारे के पास पुलिस की एक जीप आई और उसने राम सिंह को लाकर वहां छोड़ दिया। उसके शरीर पर वही फटे हुए गंदे कपड़े थे जिन पर उसकी बच्ची का खून लगा था। उसके हाथों की हथकड़ियां खोल दी गई थी, लेकिन सादे कपड़ों में पुलिस वाले चारों तरफ से उस पर कड़ी नजर रखे हुए थे। राम सिंह चुपचाप बिना कुछ बोले उस तपती हुई जमीन पर बैठ गया। उसने अपने सामने एक पुराना टूटा हुआ लोहे का कटोरा रख लिया। उसके गले में वह बदनामी की तख्ती लटक रही थी। शहर के अखबारों में सुबह ही यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि
अपनी बच्ची का कातिल बाप अदालत की अजीब सजा के तौर पर घंटाघर चौक पर भीख मांग रहा है। बस फिर क्या था, पूरे शहर की नफरत और गुस्सा उस अकेले आदमी पर टूट पड़ा। जैसे ही लोगों ने उसे पहचाना, गालियों और भद्दे तानों की बौछार शुरू हो गई। एक औरत जो अपने छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर स्कूल छोड़ने जा रही थी, वह रुकी और उसने राम सिंह के चेहरे पर जोर से थूक दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि तू कितना नीच और गिरा हुआ इंसान है, अपनी ही मासूम बच्ची को मार डाला और अब यहां बेशर्मों की तरह भीख मांग रहा है। तुझे तो नरक में भी कीड़े पड़ेंगे। राम सिंह ने अपना सिर बिल्कुल नहीं उठाया। उसने चुपचाप अपने फटे हुए कुर्ते की आस्तीन से अपना चेहरा साफ किया और एक पत्थर की तरह खामोश बैठा रहा। दोपहर होते होते गर्मी का पारा इतना बढ़ गया कि आसमान से आग बरसने लगी। सड़क का काला डामर पिघलने लगा। राम सिंह नंगे पैर और खाली पेट उस तपती जमीन पर बैठा था। उसका गला सूख कर कांटा हो चुका था। पास ही चाय की दुकान पर काम करने वाला एक लड़का आया और उसने उबलती हुई चाय की बची हुई पत्ती और खौलता हुआ गर्म पानी सीधा राम सिंह के पैरों पर फेंक दिया। वह लड़का जोर से हंसते हुए बोला, ले कातिल, पी ले गर्म चाय और अपनी सजा का मजा ले। राम सिंह के पैरों की चमड़ी बुरी तरह जल गई और वहां बड़े बड़े फफोले पड़ गए। उसकी नसों में दर्द की भयानक लहर दौड़ गई, लेकिन उसके सूखे मुंह से उफ तक नहीं निकली। वह बस अपने उस खाली कटोरे को टकटकी लगाए देखता रहा। दिन धीरे धीरे बीतते गए। दूसरा दिन, तीसरा दिन और फिर चौथा दिन। राम सिंह की हालत किसी मरे हुए और सड़ते हुए जानवर से भी बदतर हो चुकी थी। लोग आते उसे भद्दी गालियां देते। कोई उसे ठोकर मारकर चला जाता तो कोई उसके कटोरे में कंकड़, पत्थर और कचरा डाल देता। कई बार मोहल्ले के लड़कों के झुंड आते और उसे लातों से मारते। सादे कपड़ों में दूर खड़ी पुलिस को जज का सख्त हुक्म था कि जब तक उसकी जान पर बात ना आ जाए, कोई भी पुलिस वाला बीच में नहीं पड़ेगा। राम सिंह हर तरह का जुल्म और जलालत खामोशी से सहता रहा। रात के गहरे अंधेरे में जब चौक पूरी तरह सुनसान हो जाता, तब वह अपने दर्द से धीरे धीरे कराहता। उसकी पीठ और सीने पर लाठियों और लातों की चोट के नीले और काले निशान पड़ चुके थे। लेकिन इन सब भयानक चीजों के बीच कोई एक चीज ऐसी थी जो किसी भी इंसान को नजर नहीं आ रही थी। कोई यह नहीं देख पा रहा था कि राम सिंह अपनी जगह से एक इंच भी क्यों नहीं खिसकता था। चाहे जितनी तेज चिलचिलाती धूप हो, चाहे अचानक बारिश आ जाए, चाहे उसे कोई कितना भी बेरहमी से मारे, वह ठीक उसी लोहे के भारी गटर के ढक्कन के ऊपर हमेशा बैठा रहता था, जो उस पुराने फव्वारे के बिल्कुल पास था। और सबसे बड़ी बात, जब भीड़ कम होती थी, जब लोग अपने कामों में व्यस्त होते थे और उसे नहीं देख रहे होते थे, तब राम सिंह का एक दायां हाथ उस गटर के ढक्कन के नीचे बनी एक छोटी सी दरार में बहुत ही खामोशी से जाता था। उसकी मजबूत उंगलियां बहुत ही नपे तुले और सधे हुए अंदाज में अंदर कुछ तारों को लगातार टटोलती रहती थी। वह आदमी वहां सड़क पर भीख मांगने या अपना गुरूर तोड़ने नहीं बैठा था। वह वहां इस पूरे शहर को किसी बहुत बड़े विनाश से रोकने के लिए अपनी जान और अपना सम्मान दांव पर लगाकर बैठा था। 5वां दिन आ गया। राम सिंह अब इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि वह ठीक से अपनी कमर सीधी करके बैठ भी नहीं पा रहा था। उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया था। उसके होंठ बुरी तरह फटकर खून से भर गए थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तभी उस चौक पर एक बहुत ही अजीब सी गाड़ी आकर रुकी। एकदम काले शीशे वाली एक बड़ी सी महंगी गाड़ी। उस गाड़ी का पिछला शीशा हल्का सा नीचे हुआ। अंदर एक बहुत ही भयानक और डरावने चेहरे वाला आदमी बैठा था। उसकी आंखों में एक खौफनाक और जालिम चमक थी। उसने सड़क पर बैठे राम सिंह की तरफ देखा और एक बहुत ही धीमी लेकिन खतरनाक मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने अपनी जेब से एक 10 रुपए का नोट निकाला और उसे गोल मोड़कर राम सिंह के कटोरे में दूर से ही फेंक दिया। वह नोट जब लोहे के कटोरे में गिरा तो उस आवाज से राम सिंह ने पूरे 5 दिन में पहली बार अपना सिर ऊपर उठाया और उस काली गाड़ी वाले की तरफ देखा। उन दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली। गाड़ी वाले ने अपने होंठों से बिना कोई आवाज किए इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया। और फिर वह गाड़ी वहां से बहुत तेजी से निकल गई। ये सब देखकर राम सिंह की वीरान आंखों में अचानक एक ऐसी भयानक आग भड़क उठी जो इतने दिनों की जलालत और मार में भी कभी नहीं भड़की थी। उसने तुरंत अपना बायां हाथ उस गटर की दरार में और अंदर तक डाला। उसके माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें चमकने लगी। दूसरी तरफ
जज देविका अपने चेंबर में बैठी लगातार अपने पुलिस वालों के जरिए राम सिंह की हर एक हरकत पर पैनी नजर रखवा रही थी। जब उनके सादे कपड़े वाले पुलिस कर्मियों ने उस रहस्यमयी काली गाड़ी के बारे में फोन पर बताया तो देविका का माथा बुरी तरह ठनका। उन्होंने तुरंत अपने सिस्टम से उस गाड़ी का नंबर ट्रेस करने का कड़ा आदेश दिया, लेकिन कुछ ही देर में पता चला कि वह नंबर पूरी तरह से फर्जी और चोरी का था। देविका की बेचैनी अब बहुत में ज्यादा बढ़ने लगी। वह जानती थी कि यह मामला कोई मामूली कत्ल का या पारिवारिक झगड़े का बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपनी जान पहचान के कुछ बहुत ही ऊंचे खुफिया विभाग के दोस्तों से गुप्त रूप से संपर्क किया। उन्होंने राम सिंह की एक साफ तस्वीर उन्हें भेजी और कहा कि किसी भी तरह से इसका कोई पुराना रिकॉर्ड या असली नाम निकालो। आखिरकार वह दर्दनाक 7 दिन पूरे हो गए। राम सिंह अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे कोई लाश अपने आप चल रही हो। 8वें दिन अदालत का कमरा नंबर 3 फिर से खचाखच भरा हुआ था। आज उस सजा का फैसला सुनाया जाना था। मीडिया वाले, बड़े बड़े वकील, शहर की पुलिस और बहुत से आम लोग वहां मौजूद थे। सब यही देखना चाहते थे कि उस घमंडी और बेरहम कातिल को वह सख्त जज आज कैसे फांसी के फंदे पर लटकाने की सजा सुनाती है। राम सिंह को जब पुलिस की गाड़ी से निकालकर कटघरे में लाया गया तो उससे अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। 2 हट्टे कट्टे पुलिस वालों ने उसे दोनों तरफ से पकड़ कर रखा था। उसके चेहरे पर भयानक सूजन थी। कपड़े पूरी तरह से खून और गटर के कीचड़ से स्ने हुए थे और उसकी सांसें बहुत तेज और उखड़ी हुई चल रही थी। अदालत में एकदम से भारी खामोशी छा गई। जज देविका अपने चैम्बर से बाहर निकली और अपनी ऊंची कुर्सी पर आकर बैठ गई। आज उनके चेहरे पर वह सख्त और ठंडे भाव बिल्कुल नहीं थे जिसके लिए वह जानी जाती थी। आज उनका चेहरा बहुत ही ज्यादा गंभीर और कुछ हद तक पीला पड़ा हुआ था। उनकी मेज पर एक लाल रंग की मोटी फाइल रखी हुई थी जिस पर भारत सरकार का एक खास और गुप्त निशान बना हुआ था। यह फाइल रात को ही सीधे दिल्ली के रक्षा मंत्रालय से एक विशेष विमान के जरिए उनके पास पहुंची थी। देविका ने अदालत में मौजूद चारों तरफ की भीड़ को देखा और फिर उनकी नजर कटघरे में खड़े राम सिंह पर जाकर टिक गई। राम सिंह अभी भी अपना भारी सिर झुकाए खड़ा था। सरकारी वकील अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने पूरे जोश और घमंड के साथ कहा, जज साहिबा, इस मुजरिम ने आपकी शर्त तो पूरी कर ली है, लेकिन इसका खौफनाक गुनाह जरा भी कम नहीं होता। इसने 7 दिन तक सड़क पर भीख जरूर मांगी है, लेकिन इसने अपनी चुप्पी से अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब इस समाज की भलाई के लिए इसे बिना किसी देरी के फांसी की सजा दी जाए ताकि शहर में एक कड़ा और खौफनाक संदेश जाए। जज देविका ने अपना हाथ उठाकर बहुत ही सख्ती से वकील को चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने वह लाल फाइल धीरे से खोली। उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अदालत में सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। देविका ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी भारी आवाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, यह अदालत आज तक सिर्फ सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसले सुनाती आई है, लेकिन आज मेरे सामने एक ऐसा हैरान करने वाला केस है जिसने मेरी पूरी जिंदगी के तजुर्बे को एकदम झूठा साबित कर दिया है। आज मैं आपको एक कातिल और शराबी मजदूर की नहीं, बल्कि एक ऐसे महान इंसान की दास्तान सुनाने जा रही हूं जिसके सामने हमारा पूरा कानून, हमारा पूरा सिस्टम, यह पूरा शहर और यह पूरा देश हमेशा हमेशा के लिए कर्जदार हो गया है। अदालत में बैठे सभी लोगों के चेहरे पर बहुत बड़ी हैरानी छा गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। देविका ने अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद किया। मुजरिम के कटघरे में जो आदमी आज फटे हुए कपड़ों में खड़ा है, जिसे आप सबने एक शराबी कातिल और एक नीच भिखारी समझकर सड़क पर पीटा और बहुत गंदी गालियां दी, उसका असली नाम राम सिंह नहीं है। इस आदमी का असली नाम है सूबेदार मेजर राम सिंह राठौर, भारतीय सेना की सबसे खतरनाक और गुप्त पैरा स्पेशल फोर्सेस का एक ऐसा खूंखार और जांबाज कमांडो जिसके नाम से ही दुश्मन देश की सरहदों पर खौफ का सन्नाटा छा जाता था। यह नाम और यह सच सुनते ही अदालत में मौजूद सारे पुलिस वालों के और वकीलों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सरकारी वकील का मुंह खुला का खुला रह गया और उसके हाथ से पेन नीचे गिर गया। देविका की आंखों में आंसू चमकने लगे थे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज को टूटने नहीं दिया।
उन्होंने आगे कहा, पिछले 15 साल तक इस आदमी ने देश की सरहदों पर सीने पर गोलियां खाई हैं। इसके चौड़े सीने पर देश के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार सजे हुए हैं। 3 साल पहले एक बेहद खतरनाक और सीक्रेट मिशन के दौरान यह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इन्हें अपनी पहचान पूरी तरह छुपाकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी बिताने का कड़ा आदेश दिया गया था, ताकि दुश्मन इन्हें कभी ढूंढ ना सके। इनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही छोटी सी खुशी बची थी, इनकी इकलौती बेटी मीना। जज देविका की आवाज अब बहुत भारी हो गई थी। उन्होंने राम सिंह की तरफ देखा, जो अब पहली बार अदालत में अपनी कमर सीधी करके खड़ा हुआ था और उसकी आंखों से चुपचाप आंसुओं की धार बह रही थी। देविका ने कहा, लेकिन हमारे देश के दुश्मन बहुत ज्यादा शातिर थे। एक हफ्ते पहले एक खूंखार आतंकवादी संगठन के स्लीपर सेल ने राम सिंह को इस शहर में ढूंढ निकाला। वह अच्छे से जानते थे कि राम सिंह को सीधे आमने सामने की लड़ाई में मारना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसने इस महान और फौलादी सिपाही को अंदर तक पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। उन आतंकवादियों ने राम सिंह की 8 साल की मासूम बेटी मीना का बेरहमी से अपहरण कर लिया। पूरे अदालत कक्ष में एक साथ दर्द भरी आह निकल गई। लोग अपनी सांसें रोके हुए यह खौफनाक सच सुन रहे थे। देविका ने उस लाल फाइल से कुछ साफ तस्वीरें निकाली और उन्हें हवा में दिखाते हुए कहा, उन हैवानों ने इस लाचार पिता के सामने एक ऐसी शर्त रखी जो कोई भी इंसान सपने में सोच तक नहीं सकता। उन्होंने शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके, उसी घंटाघर चौक के नीचे पानी की मुख्य पाइपलाइन में एक बेहद आधुनिक और खतरनाक केमिकल बम लगा दिया था। यह बम इतना ताकतवर था कि अगर यह फटता तो कुछ ही मिनटों में इस शहर की आधी आबादी एक भयानक और जानलेवा जहरीली गैस का शिकार होकर खून उगलते हुए तड़प तड़प कर मर जाती। आतंकवादियों ने राम सिंह से कहा कि या तो वह उनके साथ मिलकर उस बम को चालू कर दे और अपने देश के साथ गद्दारी करे, या फिर वह अपनी बच्ची को हमेशा के लिए भूल जाए। देविका के गालों पर अब आंसू साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, एक तरफ उसकी जान से प्यारी इकलौती बच्ची थी और दूसरी तरफ वह महान देश था जिसकी अरदारी आंसू देश थे। कसम उसने अपनी सेना की वर्दी पहनते हुए खाई थी। आतंकवादियों ने राम सिंह को उसी घंटाघर चौक पर बुलाया। उन्होंने मीना को एक गाड़ी में बांध कर रखा था। उन्होंने राम सिंह से कहा कि वह खुद उस गटर के अंदर जाकर उस केमिकल बम का आखिरी तार जोड़े। अगर उसने पुलिस को खबर करने की या कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वह उसी वक्त मीना को उस आधुनिक केमिकल जहर का इंजेक्शन दे देंगे जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। राम सिंह उस रात उस चौक पर गया था। उसने उस भारी गटर का ढक्कन हटाया। उसके सामने वह भयानक मौत का सामान बम था। वह जानता था कि अगर उसने वह तार जोड़ दिया तो शहर पूरी तरह तबाह हो जाएगा और अगर उसने तार काट दिया तो वह अपनी बच्ची को खो देगा। उस महान पिता ने, उस भारत मां के सच्चे बेटे ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर इंसानियत भी खून के आंसू रो पड़े। उसने बम को चालू करने की जगह अपनी पूरी ताकत और फौजी तजुर्बे का इस्तेमाल करके उस बम के मैकेनिज्म को जाम कर दिया ताकि वह किसी भी हाल में फट ना सके। लेकिन जैसे ही उसने यह किया, उन आतंकवादियों ने अपनी खौफनाक धमकी पूरी कर दी। उन्होंने उसकी मासूम मीना को वह भयानक जहर दे दिया और उसकी तड़पती हुई लाश को उसी चौक पर फेंक कर वहां से फरार हो गए। अदालत में अब लोगों के जोर जोर से रोने की आवाजें गूंजने लगी थी। जो औरतों और आदमियों ने राम सिंह को सड़क पर गालियां दी थी, वे अपना सिर पकड़कर रो रहे थे। देविका ने हथौड़ा मारकर सबको शांत किया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राम सिंह बहुत अच्छे से जानता था कि उसने बम का हिस्सा सिर्फ जाम किया है, उसे पूरी तरह से बेकार नहीं किया जा सकता था। आतंकवादी अभी भी शहर में छुपे हुए थे और वह किसी भी वक्त दूर बैठे रिमोट से उस बम को फिर से चालू कर सकते थे। अगर पुलिस वहां जाती और बम स्क्वाड को बुलाती तो आतंकवादी दूर से ही बम को उड़ा देते। उस बम को रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, किसी ऐसे इंसान को उस बम के ठीक ऊपर उसी गटर के पास लगातार बैठना था जो अपने हाथों से उस जाम किए हुए हिस्से को पकड़ कर रखे और उसके अंदर के तार को एक खास तरीके से लगातार दबाए रखे। देविका ने राम सिंह की तरफ देखकर कहा,
जब पुलिस ने इसे अपनी बच्ची की लाश के पास गिरफ्तार किया तो इसने पुलिस को एक शब्द नहीं बताया, क्योंकि यह जानता था कि पुलिस सिस्टम में भी खबरी हो सकते हैं। जब मैंने इसे पहली बार अदालत में देखा तो मुझे इसके अंदर एक अजीब सी मजबूती और फौजी अनुशासन दिखा। मैंने इसे 7 दिन तक भीख मांगने की अजीब सजा सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि मैं इसे तोड़ना चाहती थी और इसका सच जानना चाहती थी। लेकिन मुझे यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह फौलादी आदमी उस सजा को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करेगा। यह पूरे 7 दिन और 7 रात उसी गटर के ढक्कन पर बैठा रहा। आप लोगों ने इसे गालियां दी, इसे बेरहमी से मारा, इस पर थूका, इस पर गर्म, लेकिन आज उन सबकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। लोग उसके पैरों पर गिर रहे थे, उससे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। जिस चाय वाले लड़के ने उस पर गर्म चाय फेंकी थी वह फूट फूट कर रोता हुआ उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। लेकिन राम सिंह को किसी से कोई भी शिकायत नहीं थी। उसकी आंखें बस दूर आसमान में उस काले बादलों के पीछे किसी को ढूंढ रही थी। शायद वह अपनी मीना को देख रहा था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि पापा, मुझे आप पर बहुत गर्व है। राम सिंह को सेना की एक खास गाड़ी में पूरे सम्मान के साथ वहां से ले जाया गया। उसने अपनी बाकी की जिंदगी गुमनामी में बिताने का फैसला किया। लेकिन इस शहर के घंटाघर चौक पर आज भी एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई है। वह मूर्ति एक छोटी बच्ची की है जो एक फौजी का हाथ पकड़े हुए खड़ी है, और वहां से गुजरने वाला हर इंसान आज भी उस मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाकर ही आगे बढ़ता है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हम अक्सर सिर्फ बाहरी दिखावे को देखकर लोगों को जज कर लेते हैं। हम नहीं जानते कि सड़क पर फटे कपड़ों में घूमने वाला कोई इंसान अपने सीने में कौन सा दर्द और कौन सा महान राज छुपाए हुए है। सच्चे हीरो कभी अपनी बहादुरी का दिखावा नहीं करते, वे बस अपना फर्ज निभाते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपना सब कुछ क्यों ना कुर्बान करना पड़े। हमारे देश की सरहदों पर और हमारे समाज के बीच ऐसे कई गुमनाम रक्षक मौजूद हैं जो हर पल हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगा